अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज यौम शहदाए कश्मीर भी मनाया जा रहा है और ज़ाहिर है कि जब भी कोई दिन आता है उसकी मुनासबत से सदर से लेके वज़ीर आज़म से लेके नीचे तक सबके पैगामात आ जाते हैं और कश्मीरियों के साथ बयानात की हद तक यकजहती करके ये समझ लिया जाता है कि फ़र्ज़ पूरा हो गया है। ज़ाहिर है तरजीहात के ज़मरे में कश्मीर का मामला जो है वो तवील अरसे से ही तनज़ली की सतह के ऊपर आ चुका है और ज़ाहिर है कि दिनों की मुनासबत से ही मामलात को आगे लेकर बढ़ा जा रहा है। कश्मीर के अंदर भारतीय जुल्म सितम जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, उनकी बर्बरियत जो है वो उसी तरीके से जारी है। मकबूजा कश्मीर के अवाम जो हैं ये जुल्म सितम जो है वो सहते चले आ रहे हैं, आज़ादी के लिए नारे लगाते चले आ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ के हवाले से बात करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनको कोई रिलीफ जो है वो उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जो है अपने तमाम तर दावों और वादों के बावजूद इस हद तक भी नहीं जा सका कि जो कर्फ्यू की सूरत में वहाँ पर सूरत हाल दरपेश है उसी में ही कोई रिलीफ जो है वो उनको दी जा सके। ज़ाहिर है बाकी इक़दामात अपनी जगह के ऊपर हैं और मुज़ाकरात की बात तो की जाती है, लेकिन अब मुज़ाकरात जो हैं वो मशरूत हो गए हैं। जो भारत ने आर्टिकल 370 और 35A जो है उसको रिवोक किया है। अब देखना ये है कि क्या ये वापसी हो सकती है, क्या ये सिलसिला जो है आगे बढ़ सकता है और क्या पाकिस्तान जो है वो मसला कश्मीर के हवाले से सिर्फ़ इसी तरीके से चलता रहेगा जो रविश हमने गुज़श्ता कुछ दहाइयों से जो है वो अपनाई हुई है। ज़ाहिर है आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस की भी बात की जाती रही, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी है। अब मामलात और गंभीर होते जा रहे हैं और ज़ाहिर है खित्ते की बदलती सूरत हाल के अंदर अब हालात जो हैं वो शायद कोई और रुख इख्तियार करें। दूसरी तरफ क्या मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत जो है उसके अंदर भी तब्दीली आ रही है और क्या वो भी अब मुफाहमत की जानिब पेशबंदी जो है वो करना चाह रहे हैं और ये समझ आ गई है कि मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ भी नहीं। और ये जो सूरत हाल है इसके अंदर मुस्तकबिल के हवाले से जमहूरी अमल जो है वो इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। अपने वक्त मुकर्ररा पर इंतखाबात होंगे और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसको आइंदा आने वाले इंतखाबात में पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में एक बड़े चैलेंज का जो है वो सामना होगा। इस चैलेंज से वो किस तरीके से नबर्द आज़मा होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी के जो मामलात हैं क्या इसके अंदर जो एक टाइट शिकंजा है मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, क्या उसमें कोई ढलाव की है उम्मीद? ये वो सारा सिलसिला है जिस पर करेंगे बात। मेरे आज के मेहमान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल सीजन्ड पॉलिटिशियन एहसन इकबाल। एहसन इकबाल साहब, पहले तो ज़रा यहाँ से शुरू करेंगे कि कश्मीर पॉलिसी जो है हर हुकूमत उसके बारे में बहुत दावे करती है, बहुत से वादे भी किए जाते हैं, लेकिन वो उसी तरीके पे और उसी तर्ज पर रहती है। उसके अंदर ना कोई तब्दीली आती है, ना उसके अंदर कोई मुस्तकबिल का नक्शा वाज़ा होता है। दिन आते हैं, उन दिनों की याद से हम बयानात जो हैं वो जारी कर देते हैं और फिर खामोश होकर बैठ जाते हैं और जो बेचारे कश्मीरी हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर वो कुर्बानियाँ देते चले जा रहे हैं। नदीम साहब, देखिए जो आपने बात कही बड़ी हद तक दुरुस्त है कि ये पिछले 70-72 साल का एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। भारत का कश्मीर पे गासबाना कब्जा है और वो किसी भी इंटरनेशनल या बायलैटरल नेगोशिएशन से आज तक कतराता रहा है और वहाँ पे उसने कोशिश ये की है कि जुल्म के ज़रिए वहाँ की आबादी को दबा के इस आवाज़ को कुचला जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ कश्मीरी अवाम को उनके जज्बा हुर्रियत को यकीनन सलाम है और खराज तहसीन है कि जिनकी तीसरी नस्ल कुर्बानियाँ दे रही है और इस आज़ादी की शमा को बुझने नहीं दे रही। हुकूमत पाकिस्तान ने आज तक जो काम किया है और जो भी हुकूमत आई है, चाहे मार्शल्ला की थी, चाहे जमहूरी थी, चाहे मजबूत थी, चाहे कमज़ोर थी, इस मसले की जो मुतनाज़ा हैसियत है उसे दुनिया के सामने भी जिंदा रखा और भारत
ने भी उस दबाव के तहत इस मसले से किसी किस्म की हटने की कोशिश नहीं की, और उनके आइन के अंदर भी इस इलाके को एक स्पेशल हैसियत हासिल थी। और अगरचे उन्होंने आर्टिकल 370 के ज़रिए उसे अपने यूनियन का बिलवास्ता हिस्सा बनाया, लेकिन उसके स्पेशल स्टेटस को तस्लीम किया, और वहाँ पर इजाज़त नहीं थी कि गैर कश्मीरी जाकर ओनरशिप लें, वहाँ पर उनकी आबादी को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश हो सके। ये वो हैसियत है उस इलाके की, एक स्पेशल स्टेटस, मुतनाज़ा हैसियत, जिसको भारत भी 2019 तक तस्लीम करता रहा। अलमिया यह है कि जब ये हुकूमत आई तो भारत ने अचानक 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 भी ख़त्म किया, और जो कश्मीर को एक खसूसी मुकाम उनके आइन में हासिल था उसे भी ख़त्म करके उसे अपनी रियासत का एक नॉर्मल रीजन या स्टेट करार दे दिया। ये एक बहुत बड़ा जारहाना इक़दाम था भारत का, जो उसने कभी इससे पहले 72 साल में जुर्रत नहीं की थी कि वो एकतरफा तौर पे कश्मीर की हैसियत को तब्दील करे। और हमारा इस हुकूमत से यही गिला है कि ये हमें दो चीज़ों का जवाब दे कि क्या पाकिस्तान की दिफाई या पाकिस्तान की जो कौमी सलाहियत है वो कमज़ोर हो गई थी, जिसकी वजह से हम भारत के थ्रेट परसेप्शन में इतने कमज़ोर नज़र आए कि भारत एकतरफा तौर पे ये काम कर गया। और अगर पाकिस्तान की दिफाई या पाकिस्तान की कौमी ताकत कमज़ोर नहीं हुई थी तो हुकूमत इस बात का जवाब दे कि वज़ीर आज़म के दौरे अमेरिका में उन्होंने क्या अंडरस्टैंडिंग की थी। फिर ये हुकूमत की अंडरस्टैंडिंग के बगैर इतना बड़ा कदम भारत नहीं उठा सकता था। आज तक हमें इसका जवाब नहीं मिला, और इसमें शक इसलिए ज्यादा कि पिछले 2 सालों से हुकूमत ने कोई काबिले जिक्र कार्रवाई नहीं की। हद ये है, मैं आखिरी बात ये कहूंगा कि इसराइल जो दुनिया के अंदर इतना मसल रखता है, उसने भी जब मकबूजा फ़लस्तीन पे जंग अभी शुरू की तो सेंसरशिप नहीं लगा सका। नतीजा यह है कि जो वहां से फुटेज निकली उसने एक राय आमा हमवार की, और इसराइल उस राय आमा पब्लिक ओपिनियन के आगे झुकने पे मजबूर हुआ और उसने जंग बंद की। भारत ने, नदीम साहब, पिछले 2 साल से सेंसरशिप लगाया हुआ है, ब्लैकआउट रखा हुआ है कश्मीर में। वहां के जुल्म की कहानियां बाहर नहीं आ सकती, और हमारी हुकूमत इतनी गैर मौसर है, इतनी कमजोर हो चुकी है कि ये भारत पर इतना भी सफारती दबाव नहीं डलवा सकी कि वो सेंसरशिप खत्म होता, वो ब्लैकआउट खत्म होता। अच्छा, अब ज़रा दूसरी तरफ आते हैं। ये फरमाइएगा कि क्या मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत जो है वो बिलाखिर मुफाहमत के रास्ते पर जो है वो चल पड़ी है, और आपको लगता ये है कि यही वो रास्ता है जिसको अपनाकर अपने लिए कोई सूरत हाल बेहतर की जा सकती है? देखिए नदीम साहब, बात सीधी है कि पाकिस्तान अगर इसने मजबूत होना है, और जो हम सब की ख्वाहिश है कि ये मुल्क उन ख्वाबों की ताबीर बने जिनके लिए हासिल किया गया था। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि दुनिया की सफ में एक लंगड़ा लूला गरीब गुरबा मुल्क जो है एक और पैदा हो जाए। हमने एक दुनिया के सामने एग्जाम्पल बनना था कि इस खित्ते के जो मुसलमान जनूबी एशिया है वो एक जदीद कामयाब रियासत चलाने और उसको संभालने के अहल हैं। 72 साल से हम एक गर्दाब में फंसे हुए हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं पैदा हो रहा। हर 10 साल के बाद सिस्टम जो है वो जोल्ट का शिकार हो जाता है। पाकिस्तान के जो कानून और अदालती इदारे हैं वो रूल ऑफ लॉ के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करने में कामयाब नजर नहीं आ रहे। यही वजह है कि पाकिस्तान ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल कर रहा है अपनी तरफ, ना दुनिया के अंदर उस किस्म की इज्जत बना पा रहा है जिससे कि हम तरक्की कर सकें। हमारे मुल्क के अंदर मुसलसल बहरान के बाद बहरान आता है। हर 10 साल के बाद हम खोल के बैठ जाते हैं कजिया कि ये मुल्क सदारती निज़ाम पे चलेगा या पार्लिमानी निज़ाम पे चलेगा। देखिए, जिस मुल्क में इतनी ज़्यादा बेयकीनी होगी वहाँ पर कोई लोकल या इंटरनेशनल इन्वेस्टर करीब से भी नहीं गुजरेगा। अब ये फैसला हमने करना है कि क्या हमने पाकिस्तान को इसी तरह लंगड़ा लूला चलाना है,
या हमने इस मुल्क को दुनिया के सामने एक कामयाब मुल्क बनाना है? अगर एहसन इकबाल साहब, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ, यहीं से शुरू करेंगे। आखिरी बात ये जी कि अगर हमने कामयाब मुल्क बनाना है तो हमें आइन के रास्ते पे चलना है। जो हमारी किताब कहती है, इस मुल्क की रियासत की किताब, उसके मुताबिक चलाना है। और अगर उस पर चलाना है, जो भी उसके मुताबिक चलेगा हमारी उससे दोस्ती है, और जो भी उस किताब से हटेगा हमारी उससे लड़ाई है। तो ना हमारी किसी से लड़ाई बिला वजह है, ना हमारी दोस्ती किसी से बिला वजह है। हमारा अव्वल और आखिर इस मुल्क का मुस्तकबिल है और इस मुल्क का इस्तेकाम। अच्छा एहसन इकबाल साहब, ये जो मामला है, जाहिर है कि मुफाहिमत की जब बात की जाती है वो आप आइन का उसको सहारा दें या लबादा दें, लेकिन दिखाई ये देता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो दीवार से लगाने की बात करते हैं, वो ताउन की बात करते हैं। अब वो जो एक एजिटेशनल रवैया था वो अब मुस्लिम लीग नवाज़ के उस सूरत हाल से निकलता जा रहा है। तो क्या ये तब्दीली जो है वो गुज़श्ता दिनों पार्लियामेंट के अंदर जो बंद इजलास था उसमें रूनुमा हुई है, या वैसे ये इदराक हुआ है कि नहीं अब मामलात जो हैं वो बदल रहे हैं, अब हालात बदल रहे हैं और उसके मुताबिक खुद को ढालना है? देखिए, इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने तो कोई ऐसी आग नहीं लगाई जिसे हमने बुझाना है। आग लगाने वाले तो और हैं। और जिस आपने ब्रीफिंग का हवाला दिया, जो कौमी सलामती पे ब्रीफिंग थी, मैं आपके साथ, चूंकि वो इन कैमरा थी, उसके कोई मदरजात तो या उसकी अंदरूनी बात तो शेयर नहीं कर सकता। अलबत्ता ये बात तो मीडिया में आ चुकी है कि उसके अंदर पाकिस्तान को जो कौमी सलामती के चैलेंजेस दरपेश हैं उन पर एक तफसील से गुफ्तगू हुई और ब्रीफिंग दी गई। और मेरा उस ब्रीफिंग के एक अहम ओहदेदार से जब खाने का वक्फा था, यही सवाल था कि जो कुछ मैंने सुना है, आप मुझे बताइए कि इन खतरात के होते हुए दो चीज़ों के साथ हम कैसे चल सकते हैं। एक, हमारी हुकूमत हर रोज़ पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन में तेज़ी ला रही है। मुल्क के अंदर सियासी महाजराई, सियासी टेम्परेचर इस हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से बढ़ रहा है, जिससे हम मुंतशिर हो रहे हैं। हमारी सफ़ों में यकजहती नाम की चीज़ मफकूद हो रही है। दूसरी, जो हमारे रियासती इदारे हैं उनकी पॉलिसीज़ और उनके हिकमत अमली के नतीजे में रियासत के अंदर जो मुख्तलिफ तबके हैं, जो मुख्तलिफ इलाके हैं, उनमें एलियनेशन बढ़ रही है। यानी कि उनके अंदर रियासत से कुर्बत नहीं हो रही, रियासत से दूरी आ रही है। तो ये महाजराई और रियासत से दूरी के जो दो अवामिल हैं, इनके होते हुए इन चैलेंजेस का जो कौमी सलामती के लिए हमें दरपेश है, कोई मुझे न्यूटन या आइंस्टाइन ला के समझा दे कि जब किसी मुल्क को ऐसे चैलेंजेस दरपेश हों और उसकी हुकूमत और रियासत पोलराइजेशन और एलियनेशन के एजेंडे पर गामजन हो, तो वो मुल्क कैसे उन चैलेंजेस से नबर्द आजमा हो सकता है। तो ये एक तजाद है। ये तजाद हमने नहीं पैदा किया, ये हुकूमत पैदा कर रही है। ये रियासती इदारों के पॉलिसियों का रद्द अमल है। लिहाजा अगर सूरत हाल ने नॉर्मलाइज होना है तो उसकी कुंजी ऑपोजिशन के पास नहीं है, उसकी कुंजी हुकूमत के पास है, उसकी कुंजी रियासती इदारों के पास है। अब आपको क्या लगा कि आपको ये महसूस हुआ कि रवैये जो हैं उसके बाद उनमें तब्दीली आ सकती है, हालात जो हैं वो बेहतरी की जानिब गामजन हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की तो ज़िद है कि वो आपके मुकदमात से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो जवाबात देने से आ रही है। कल भी शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि ये 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इसका जवाब दे दें। तो ये जो सिलसिला है ये इसी तरह चलेगा, और या आपके रवैये में जो तब्दीली है वो इस अमर की अक्कास है कि नहीं कुछ बेहतरी हो सकती है? देखिए, हुकूमत ने एक पॉलिसी के तहत झूठ और बहतान का सहारा लेकर हमारी किरदार कुशी की मुहिम 3 साल से शुरू की हुई है। देखिए, आपको अच्छी तरह मालूम है कि इस हुकूमत ने जितने केसेस बनाए
एक एक करके वो सारे कोर्ट ऑफ लॉ में रद्दी की टोकरी में फेंके गए। पिछले हफ्ते 3 फैसले हाई कोर्ट से आए हैं। शहबाज शरीफ साहब का आया, इसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का आया, फिर मेरा आया, बल्कि चौथा शायद खाकान अब्बासी साहब का आया। चारों फैसलों में ये बात दर्ज है कि नैब किसी किस्म के करप्शन का सबूत पेश करने से कासिर नजर आया। हमारे सामने रिकॉर्ड पे कोई करप्शन का एविडेंस नहीं पेश किया गया। ये बहतान और झूठ के जरिए जो मीडिया ट्रायल करते हैं, यही शहजाद अकबर साहब कागज लहराते थे यूं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इनके करप्शन के सबूत हैं। भाई वो आपने अदालत में क्यों नहीं पेश किए? जब आप अदालत में जाते हैं तो आप भीगी बिल्ली बन जाते हैं, जब मीडिया पे आते हैं तो आप जोर जोर से शोर मचाते हैं और कागज लहराते हैं। तो ये जो इस तरह के इल्जामात हैं मेरे ऊपर, आप 25 अरब की बात कर रहे हैं, मुझ पे 70 अरब रुपए का वजीर मुवासलात ने एक नहीं 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में इल्जाम लगाया कि जी मुल्तान सखर मोटरवे में ये 70 अरब कमीशन खा गए हैं। आज 2 साल हो गए हैं, उस केस की ना जीआईटी बनी है, और अगर जीआईटी बननी थी तो उसकी जीआईटी की जे भी नहीं बनी, ना कोई इंक्वायरी हुई है। फिर हमें यह बताया गया कि जनाबे वाला वो हम डेट कमीशन को केस भेज रहे हैं और 6 महीने के अंदर डेट कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा। तकरीबन मेरा ख्याल है 1.5 साल हो गया है वो डेट कमीशन जो बना था, ना उसकी रिपोर्ट आई है, ना कुछ पता चला है कि उसमें क्या हुआ है। तो ये इस तरह के झूठे इल्जाम लगा के अपनी नाकामियों पे पर्दा डालते हैं, ऑपोजिशन की किरदार कुशी करते हैं। मैं फिर आपके प्रोग्राम के जरिए कहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों से मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने 3200 अरब रुपए 5 सालों में डेवलपमेंट के लिए रिलीज किए हैं। मेरा चैलेंज है शहजाद अकबर को, मेरा चैलेंज है इमरान खान को कि आईएसआई आपके कंट्रोल में है, आईबी आपके कंट्रोल में है, आपके एफआईए के कंट्रोल में है, सारी मुल्क की एजेंसियों को लगाएं। अगर 32 पैसे का फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिल जाए तो मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है एहसन इकबाल साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे आज के मेहमान सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नवाज़ एहसन इकबाल, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। एहसन इकबाल साहब, ये फरमाइएगा कि फिर ख्वाजा आसिफ साहब जब ये बात कहते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, बाकी का भी हो रहा है, तो क्या ये सॉफ्टवेयर जो है ये मुस्लिम लीग नवाज़ में अपडेट हो रहा है या ये क्या इससे मुराद है, क्या तब्दीली आ रही है? देखिए, वो तो उन्होंने एक, मैं समझता हूँ कि ज़राए मजाक कह दी होगी कि जो सोशल मीडिया पे चलता है कि जो लोग उठाए जाते हैं उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। हम सबको अपना सॉफ्टवेयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे अपडेट करने की जरूरत है। एक ही रास्ता है इस मुल्क को चलाने का कि सब आईने पाकिस्तान का इन लेटर एंड स्पिरिट उसको डिफेंड ही नहीं करें, उस पर अमल करें। यही सॉफ्टवेयर है जो पाकिस्तान को बचा सकता है। आईने पाकिस्तान के अलावा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो इस मुल्क को मजबूत करे या इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डाले। एहसन इकबाल साहब, ये फरमाइएगा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ को काफ़ी डंट पड़ा कि आपके लोग छोड़ के इलेक्टेबल्स गए। आपकी ये भी इंतखाबी मुहिम जो है ये बुनियादी तौर पर एक ऐसी मुहिम है जो ज़रिया है हुकूमत पर तनकीद के हवाले से, या आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आप कोई बेहतर पोजीशन हासिल कर सकते हैं? जी देखिए, आज़ाद कश्मीर में इंशाल्लाह हम बेहतर पोजीशन में इसलिए हैं कि पिछले 5 साल आज़ाद कश्मीर में तरक्की के लिहाज से बेमिसाल रहे हैं। किसी किस्म के कोई स्कैंडल वहाँ पर नहीं आए, एक गुड गवर्नेंस रही है, अमन रहा है और बेमिसाल तरक्की हुई। चूँकि हमारी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर का तरक्याती बजट दुगना कर दिया था। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने भी बहुत सारी स्कीमों को वहाँ पर शुरू किया, तो लोग हमारी कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज करते हैं। दूसरी बात यह है कि पीटीआई के पास तो वहाँ उम्मीदवार ही नहीं थे, ये तो चुरा रहे हैं, कुछ हमारी जमात से, कोई पीपल्स पार्टी से, कोई इधर से कोई उधर से। ये एक जिसे कहते हैं भानमती का कुनबा
इकट्ठा करके अपने उम्मीदवार पूरे कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून वहाँ की पॉपुलर जमात है और वहाँ के अवाम नवाज शरीफ साहब से प्यार करते हैं। और मैं ये बात वार्निंग के तौर पे कहना चाहता हूँ, हुकूमत जिस पॉलिसी पर चल रही है, जिस तरह वफाकी वसाइल को इस्तेमाल करके वो इलेक्शन को चुराना चाहती है, अगर वो बाज ना आई तो हमारा कल को मकबूजा कश्मीर में भारत की हुकूमत की तरफ से धांधली के इल्जामात पे क्या स्टैंडिंग होगी। हमें तो एक केस स्टडी बनाना है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को, जो हम जम्मू, जो ऑक्यूपाइड है कश्मीर है, ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, वहाँ के लोगों को दिखा सकें, देखिए ये आज़ाद इंतखाबात हैं और आपको इस हक से रोका जाता है। लिहाजा मसला कश्मीर की बुनियाद ही वोट है और इस वोट की इज्जत नजर आनी चाहिए इस इलेक्शन के अंदर, वरना हम अखलाकी तौर पे मसला कश्मीर पे अपना केस हार जाएंगे अगर वहां पर धांधली होती है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि क्या किसी चीज़ को दबाना मकसूद हो, जैसे अदालतों में मुकदमात को दबाना मकसूद हो, तो लंबी तारीखें दे दी जाती हैं और ज़ाहिर है फिर आदमी के जहन से और वो जो एक इनिशिएटिव होता है वो भी निकल जाता है। लगता ये है कि पीडीएम भी अब हट गई है अपने उस एहतजाजी मोड से और आपने भी लंबी तारीखें दे दी हैं, कोई कराची की, कोई कहीं की, और वो जो था कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मौसर एहतजाज जो है वो करेंगे, लगता ये है कि वो आपको दिखाई दे रहा है कि शायद वो मुमकिन नहीं है। देखिए, हुकूमत के खिलाफ जो हमारी राब्ता अवाम मुहिम है वो हमें दोबारा से शुरू करनी पड़ रही है। हमने जो सितंबर 2020 में जब पीडीएम का क़याम अमल में आया, उसके बाद 6 माह में बहुत अच्छा टेम्पो बना लिया था और अगर 26 मार्च को पीपल्स पार्टी हमारा साथ देती और हम लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफे दे देते तो ये हुकूमत चंद हफ्तों में, चंद दिनों में गिर जानी थी, चूंकि ये सिस्टम कोलैप्स कर जाता। बदकिस्मती से जब हम डी में पहुंचे गोल करने के लिए तो पीपल्स पार्टी ने टाइम आउट ले लिया और यकीनन उससे पीडीएम की जिद्दोजहद को बहुत नुकसान हुआ और वो सारा मोमेंटम जो हमने बनाया था वो टूट गया। अब हमें असर नौ अपनी सियासी जो मुहिम है उसको शुरू करना पड़ रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो सियासत में और जमहूरियत में आप जंग तोपों से या टैंकों से नहीं लड़ते, आपका बुनियादी हथियार और राय आमा है, पब्लिक ओपिनियन है, उसको आपने मोबिलाइज करना है। और जब पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज हो जाती है तो उस दबाव से कोई भी जमहूरी हुकूमत या जमहूरी निज़ाम गैर ताल्लुक या उससे डिस्कनेक्टेड नहीं रह सकता और वो राय आमा फिर हावी होती है, वो रास्ता निकालती है। नहीं, ऐसा इकबाल साहब, आपने ये जो बात की राय आमा की, आप समझते हैं कि आप उस राय आमा को उस हद तक मोबिलाइज करने में नाकाम रहे जहाँ पे हुकूमत के लिए कोई चैलेंज हो सकता, और यही वजह है कि अब सारे इत्मीनान से हैं कि ठीक है इंतखाबात को 2 साल रह गए हैं, बस उसका वेट करो और फिर उस वक़्त जो है उससे पहले फिर एक नई सफ़बंदी, नई एक सियासी तर्ज़ अमल जो है वो उसको अपनाया जाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारी एक कामयाबी राय आमा मोबिलाइजेशन की तो ये थी कि 10 ज़िमनी इलेक्शन तवातर के साथ सिटिंग गवर्नमेंट हारी है। ये भी अनहोनी बात है, चूंकि पाकिस्तान के अंदर अमूमन ये बात होती है कि जो हुकूमत होती है वो ज़िमनी इलेक्शन पे असरअंदाज होती है और लोग भी समझते हैं कि हमारे वोट से हुकूमत नहीं बदलेगी, लिहाजा हम हुकूमत के साथ ही वोट दें। यहाँ 10 ज़िमनी इलेक्शन लगातार लोगों ने हुकूमत के खिलाफ वोट दे के हुकूमत को उसकी हैसियत बताई है। ये बहुत बड़ी फतह है, जमहूरी फतह है जो हमें हासिल हुई है। और दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी हमारा साथ ना छोड़ती तो यकीनन हम कामयाब हो चुके थे और कामयाब हो जाते, लेकिन अब भी वो राय आमा मौजूद है और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो हुकूमत का एतमाद है, अगर ये इतने पूरे एतमाद है तो सुबह शाम इनके असाब पे हम क्यों सवार हैं। हर हुकूमत के वजीर और वजीर आजम की जो आगाज है दिन का वो भी नवाज शरीफ और नून के साथ होता है और शाम को भी वो हमारे खिलाफ जब तक मुगल्लज़ात ना बोले उनका दिन खत्म नहीं होता। ऐसा इकबाल साहब, मेरे पास आखिरी मिनट रह गया है, आखिरी सवाल है आपसे
ये फरमा दीजिए कि क्या आपको यही लगता है कि सब लोग आइंदा इंतखाबात तक इसी तनख्वाह पर नौकरी करेंगे और आपके नज़दीक पंजाब के अंदर जो बैटल ग्राउंड बनेगा उसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ही आपकी सबसे बड़ी मुतारिफ जमात होगी? क्योंकि ठीक है, इलेक्शन आपने जीते हैं लेकिन उनके वोटों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। देखिए, जो इस वक्त पीटीआई की कारकर्दगी है उसको देख के मैं आपको आज कह सकता हूं कि जब भी इलेक्शन हो 2021, 22 या 23, वैसे तो इस बात का इम्कान है कि ये हुकूमत खुद कबल अज़ वक्त इंतखाब कराएगी, चूंकि जो इसने बजट के अंदर इकदाम उठाए हैं और जो टैक्सेशन मेजर्स नागुज़ीर थे उनको अगले साल के लिए डेफर किया है, उससे लगता है कि ये अगले साल के शुरू में इलेक्शन कराना चाहते हैं। लेकिन अगले इंतखाब में पंजाब ही नहीं पूरे पाकिस्तान में पीटीआई का वो अंजाम होगा जो 2008 में काफ लीग का हुआ था। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। नाज़रीन, ये थे मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। इस गुफ्तगू में एक अहम चीज़ जो आखिर में वो कह गए कि इस बात का इम्कान है कि आइंदा बरस इंतखाबात का बरस हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।